हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 186 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 187 पार्ट है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे आपको कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और आपको इसे कैसे लिखना चाहिए था। तो आपका प्रश्न है, प्राचीन भारतीय श्रुति साहित्य का ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में किस सीमा तक उपयोग किया जा सकता है। आपने उत्तर लिखा है, भारतीय इतिहास को अनादिकाल से ही एक मानवीय परिकल्पना का सचित्र व क्रमबद्ध जीवन में किए विकासात्मक तक पहुँचने व शिक्षाविद से साहित्य ग्रंथ गढ़ने तक की सफ़र एक संघर्ष भरा है। प्राचीन काल में भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक उचित योगदान श्रुति साहित्य का योगदान बहुत ही अहम रही है। इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है जब कई प्रागैतिहासिक व आद्यैतिहासिक काल में जब इतिहास से जानने के केवल साक्ष्य ही उपलब्ध होते हैं। इसके विकसित हो जाने से भारतीय प्राचीन इतिहास को और करीबी से दोनों स्रोतों से देखना और जानना सुगमता की ओर योग सोपान चढ़ जाती है। साहित्य, अंग, आचार संहिता, महाभारत, त्रिपिटक, रामायण, पुराण, बौद्ध, जैन, विदेशी साहित्य आदि, अग्निमित्र, वेद। भारतीय प्राचीन काल के संदर्भ में यदि साहित्य की उपयोग की सीमा को देखी जाए तो ये एक इसकी अलग पहचान और प्रतिष्ठित योगदान हमारे प्राचीनतम सामाजिक और इसकी सांस्कृतिक बुनियादी को बनाए रखने में इस प्रकार से योग बनाए रखने में भूमिका निभाई जो निम्न है। योगदान साहित्य, सांस्कृतिक संबंध, विदेशी, सामाजिक, इसकी योगदान अहम, जीवन चरित्र प्राचीनतम जो आज हम अध्ययन कर पाए, जीवन से मरण तक के संस्कार। इस प्रकार से कुल मिलाकर प्राचीनतम इतिहास को एक जीवित इतिहास को प्रकट किया जो इसी को योगदान में संभव हो सका, जो आज हम कई हजार वर्षों क्या घटी या किसी प्रकार से उस समय के जीवन शैली की कई प्रकार की क्या विविधता थी, सभी जीवों के प्रति कैसी व्यवहार थी आदि कई ऐतिहासिक व विदेशी संबंध की जानकारी इससे प्राप्त होती है। इसके माध्यम से कई इतिहासकार यहाँ तक ये मानते हैं कि यदि ये साहित्य संरक्षित नहीं होता तो आज शायद ही उस जमाने का काल की इतिहास का अध्ययन कर पाते हैं। हालांकि इसके सीमा की बात किया जाए तो कई जानकार, विचारक व इतिहासकारों का मानना है कि इसकी सीमा एक प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य की तुलना में इसकी योगदान थोड़ा कम, पर इसकी योगदान कम नहीं थी। अंततः इसके तहत ये कही जा सकती है कि भारतीय प्राचीन इतिहास की दुनिया में श्रुति साहित्य की भूमिका अति उच्च है, जो मानवीय इतिहास प्राचीन से मध्य आधुनिक काल तक हमें इतिहास की पूर्व घटित घटना, सांस्कृतिक सामाजिक शैली में किस प्रकार बदलाव आता गया, ये सब पूर्व अध्ययन में भूमिका अदा करती हैं। अतः निष्कर्षता कही जा सकती है कि इतिहासकारों ने इसकी अति प्रशंसा की है, जहाँ एक मेरा विचार है जिसकी अपेक्षा कई स्रोतों से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। देखिए, ये आंसर ना अपने मतलब टीचर को एक तरीके से पचाने का काम किया है। अगर आप पहली बार आंसर लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई कीजिएगा। वास्तव में आपसे जो ये पूछा गया है ना, इसमें 1 भी पॉइंट नहीं है। आपने पूरी की पूरी बात एक तरीके से गचपच कर दी, श्रुति साहित्य को ही नहीं बता पाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि श्रुति साहित्य का ऐतिहासिक साहित्य स्रोतों के रूप में पूछा है, यानी कि श्रुति साहित्य जो है वास्तव में वो स्रोतों के रूप में कैसा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में। और जब हम इसका उपयोग करते हैं तो ये पुरातात्विक स्रोतों से कैसा डिफरेंट हो जाता है, ये तरीके से यहाँ क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और आपने यहाँ पे श्रुति साहित्य को ना बता के पूरा साहित्य ही बता दिया कि साहित्य के अंदर ये कुछ नहीं पूछना है। और एक और बात बताएं, यूपीएससी में शब्दों को या मौलिकता को लिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप कुछ भी लिख देंगे। पृष्ठभूमि में ऐसे बार बार मत बनाइए। ठीक है, दूसरी बात, जब आप अपना प्रश्न लिख लें तो एक बार पढ़ें कि वास्तव में क्या उसमें क्रमबद्धता है, तो पता चल जाएगा कि नहीं, क्रमबद्धता कहीं पे नहीं है, की का सही से उपयोग नहीं है किसी भी तरीके से, और सब के सब जो बातें हैं वो एक दूसरे से विखंडित लग रही, मतलब सब अलग अलग लग रही, किसी का कोई जुड़ाव नहीं है। और बार बार एक ही बात को आपने लगभग 5 से 6 बार रिपीट कर दिया कि प्राचीनतम सामाजिक व उसकी सांस्कृतिक बुनियाद, फिर 1000 वर्षों का इतिहास, फिर विदेशी ऐतिहासिक संबंध। ठीक है, फिर उसके विचारक व इतिहास से ही मानते हैं, फिर आप अपना मत दे रहे हो।
यहाँ पे आपको अपना मत थोड़ा ना देना है, आप हिस्टोरियन थोड़ा ना हो, ठीक है। आपको उन्हीं हिस्टोरियंस की बातों को तथ्यात्मक और तर्क के रूप से यहाँ पे स्पष्ट करना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, अब आपने जो लिख लिया सो लिख लिया, लेकिन आपको लिखना कैसे चाहिए अब हम आपको ये बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना है श्रुति साहित्य का सामान्य सा अर्थ क्या है, और जब उस सामान्य सा अर्थ बताएंगे तो आप उसमें ये भी बता देंगे कि आखिरकार श्रुति साहित्य में सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी दी गई है, और ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में वो कितने एक तरीके से प्रामाणिकता को प्रदान करते हैं। अब प्रश्न उठता है आखिरकार श्रुति साहित्य होते क्या हैं। तो देखिए, जब हम स्रोतों की बात करते हैं तो दो तरीके के स्रोत आते हैं, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जो स्रोत आते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं और गैर ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में 3 आते हैं, वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं और क्या आता है, ब्राह्मण, ये 3 आते हैं। इन्हीं तीनों को मिलाकर श्रुति साहित्य कहा जाता है। हालांकि मोटे तौर पर वेदों को ही श्रुति साहित्य माना जाता है, बाकी उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों को पूर्णतया नहीं माना जाता। बट आप कई बार जब देखेंगे तो आपको ब्राह्मण और उपनिषद इनको भी दिया जाता है। हालांकि ये इसलिए नहीं माने जाते क्योंकि श्रुति का मतलब क्या होता है, श्रुति का मतलब होता है कि ईश्वर की वाणी के द्वारा कही गई बातों का संकलन, और ईश्वर के द्वारा या ईश्वर के मुखार बिंदु से निकली वो वाणी वास्तव में हमारे वेदों में संकलित है। और वो हमारे वेद कौन से हैं, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्लियर, इन चारों वेदों में जो बातें संकलित हैं वास्तव में वही श्रुति साहित्य है। इतनी बातें आप समझ गए। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये कि आखिरकार इन चारों ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं वो कौन सी बातें हैं, और उन बातों का खास तौर पर पुरातात्विक साक्ष्यों से क्या प्रमाणित होता है। तो आप हमेशा देखोगे कि पुरातात्विक स्रोतों से क्या प्रमाणित होता है। वहाँ पे सप्त सैंधव प्रदेशों की बात होती है, हम यहाँ पे भी देखते हैं सप्त सैंधव प्रदेश हैं। वहाँ आर्यावर्त की बात होती है, हम यहाँ पे भी आर्यावर्त देखें। उसमें घग्गर नदी की बात होती है, हम इसमें भी घग्गर नदी देखते हैं। उसमें गंडक की बात होती है, गंडक भी देखते हैं। गंगा यमुना के दोआब की बात होती है, हम उसको भी देखते हैं। सरस्वती की बात होती है, वो भी देखते हैं। भगवानपुरा से हमें कई सारी बस्तियों के साक्ष्य मिले, हम उसे भी देखते हैं। हमें हस्तिनापुर जैसे क्षेत्रों से कई प्रकार के प्रमाण मिले हैं, औजार मिले हैं, उससे हमें पता चलता है। ये सारी चीज़ें प्रदर्शित करती हैं कि वास्तव में जो श्रुति साहित्य में वैदिक लोगों का जो जीवन पद्धति थी वो वास्तव में बिल्कुल वही थी जैसा कि हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिला। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जब ये बातें आप बता देंगे कि अच्छा श्रुति साहित्य से हमें ये बातें मिली, लेकिन कई जगह पे अतिशयोक्ति है और उनकी प्रामाणिकता नहीं हो पाई। अतिशयोक्ति का मतलब जैसे ऋग्वेद में आर्य और अनार्य की बात की गई, लेकिन ये स्पष्ट ही नहीं कि अनार्य कौन थे, ये भी नहीं स्पष्ट कि आर्य जो आए थे। ऋग्वेद तो कहता है कि आर्य भारत के ही थे, मूल निवासी थे, लेकिन एक तरीके से जब पुरातात्विक स्रोतों से प्रमाण होता है तो पता ही नहीं चल पाता है, ठीक है, कि वास्तव में आर्य कबीले आए कैसे थे, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पे था। इस पे अभी रिसर्च जारी है। निष्कर्ष में आप यही लिख सकते हैं कि हाल ही में सनौली से मिले कई प्रकार के पुरातात्विक स्रोत हो सकता है कि प्राचीन श्रुति साहित्य को एक तरीके से प्रामाणिकता प्रदान करने में कुछ हद तक एक तरीके से सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे आपको अपनी बातें सिंपल तरीके से कह देनी है। अब यहाँ पे कहाँ हमने बार बार चीज़ों को रिपीट किया, कहाँ हमने अपनी उन बातों को बताया, कहीं नहीं बताया। अब आप यहाँ पे ये बातें भी बता सकते हैं क्या कि जो यजुर्वेद था उसमें यज्ञ की कैसे प्रधानता दी गई, कैसे यज्ञ के माध्यम से उस समय जंगलों को साफ किया जा रहा, कैसे वहाँ पे वनस्पतियों को नष्ट किया जा रहा था, कैसे वहाँ पे जीव जंतुओं को मारा जा रहा था, जिस कारण आगे चलकर बौद्ध और जैन आंदोलन की शुरुआत हुई। आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं। समझ गए। ऐसे श्रुति साहित्य का आपको उपयोग करना है। श्रुति साहित्य में उस समय के समाज की व्यवस्था का वर्णन कर सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कर सकते हैं कि मतलब ऋग्वेद में सभा समिति और विदत का उल्लेख कैसा था, उस समय महिला की स्थिति कैसी थी, उस समय का समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था पितृ सत्तात्मक था, अर्थव्यवस्था उस समय कैसी थी, पशुपालन पर आधारित थी या व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिफाइन करके बतानी है। समझ गए। तो आपको ऐसी चीज़ें लिखनी है। बाकी आपको डिटेल से रिलेटेड हम एंशिएंट इंडिया जब हिस्ट्री ऑप्शनल कराएंगे तो
तो वहाँ पे आप ये समझ जाएंगे। और एक और बात मैं देखो आपको बता दूँ, रियलिटी जो रियलिटी है, यहाँ कमी आपकी नहीं है कि आप ये आंसर नहीं लिख पाए, कमी है इस मैटर में कंटेंट ना होना। हिंदी मीडियम के बच्चों के पास सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ऐसे टॉपिक्स पे कंटेंट नहीं होता, और कोई भी कोचिंग संस्थान ऐसे कंटेंट पढ़ाता भी नहीं है। तो हमने इसीलिए आपके लिए हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस की शुरुआत की है, जिसमें हम आपको मॉडर्न इंडिया भी कवर करा रहे हैं। बहुत जल्द हमारी हो सकता है 1 या 2 जून से एंशिएंट इंडिया की क्लासेस जो 1-2 आई थी, उसके बाद उनको भी हम स्टार्ट कर देंगे। तब आप ये क्वेश्चन 100% काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम आपको काफ़ी चीज़ें डिटेल में बता देंगे, ठीक है। और फिर आप देखना इस प्रश्न को लिखिएगा, आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पे 2 बातें मैं और आपके लिए बताना चाहूँगा सजेशन। वो सजेशन ये है कि अभी आपने जितने भी हमें आंसर लिखकर भेज दिए हैं कोई बात नहीं, बट अब आपने आंसर जैसे चेक किया है, तो अब आप हमेशा अपने आंसर में दोनों तरफ बड़े स्केल से ऐसे लाइनें खींचेंगे और एक लाइन ऐसे यहाँ पे खींच देंगे, ठीक। अब यहाँ पे आप प्रश्न नंबर डाला करेंगे कि इस जगह पे क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, 2 है, जो भी है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे और फिर यहाँ से आंसर लिखेंगे। आंसर आपको इस लाइन के बीचों बीच लिखना है दोनों के, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाना है। समझ गए। और ऐसे ही दोनों पेजों में आपको करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाएगी इस लाइन के भीतर 6 से 7 वर्ड लिखने की, और जब आप यूपीएससी के एग्जाम हॉल में होंगे तो आप ऐसा ही आंसर बिना देखे काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही थोड़ा वर्तनियों पर ध्यान दीजिए का की के संदर्भ में, और जो गांव की लोकल लैंग्वेज है उसका बिल्कुल भी उपयोग मत करें। यूपीएससी आपसे साधारण लैंग्वेज की डिमांड नहीं करती। जैसे आप ये जमाने का काल लिखे हो ना, ये आपको नहीं लिखना है। ऐसे सिंपल वर्ड आपसे यूपीएससी नहीं पूछती है, ठीक है। और एक और बात ये कि हम आपको बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपकी तारीफ झूठी कर दें और आप अपना अच्छा उत्तर आगे फ्यूचर में ना लिख पाएँ, ऐसा नहीं। हमारा उद्देश्य है आपको बिल्कुल बेहतर बनाना, टॉप लेवल का आंसर राइटिंग लिखकर सिखाना आपको, ठीक है। और आपकी जितनी भी आलोचना हो वो उतनी आपके लिए अच्छी है, क्योंकि सुधारक कभी किसी के मित्र नहीं हो सकते, ठीक है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।